नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। दोस्तों बेसिकली ये चैप्टर तो यार एनयूएस क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर है। सीबीएसई में जो बच्चे 11th क्लास के अंदर उनके पेश ये चैप्टर है ये, लेकिन ये 5th चैप्टर तो, लेकिन ये टॉपिक है भाई, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ये हम लास्ट चैप्टर में देखा नहीं देखा आपने, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जरूर जाकर देख लेना। लेकिन दोस्त आज हम बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फीचर क्या है, क्या कहता है हमारा ये संविधान, इसकी ऐसे क्या खास बात है हमारे संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हम सबको जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्त आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे हम डीपली में। करते हैं अपने इस चैप्टर को भी स्टार्ट। भाई हमारा पॉलिटिकल साइंस है, इसका 5th चैप्टर है, ठीक है दोस्त, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। चलिए बात करते हैं हम। दोस्त हम बात करने वाले भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, यानी कि दोस्त हम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्त अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन, वही जो हम हर बार करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या बताओगे आप कि देखो कुछ एक फेमस कुछ थिंकर्स होते हैं, उनके नाम जरूर बताया करो, ठीक है, ताकि आपको समझ भी आए और टीचर भी आपको इम्प्रेस हो गया, अच्छे मार्क्स भी थे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं पहले। देखो प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक के अनुसार एक अच्छा राज्य केवल एक संवैधानिक राज्य ही हो सकता है, यानी दोस्त एक अच्छा स्टेट वही है जो एक कॉन्स्टिट्यूट स्टेट है ना, जहाँ पे शासन दोस्तों जो रूल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें कानून का शासन चलता है, रूल ऑफ लॉ होता है यहाँ पे, अर्थात हर एक व्यक्ति कानून के अंडर में होता है, यानी लॉ के अंडर में होता है, कोई भी हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, प्रधानमंत्री हो, गरीब इंसान हो, कोई भी हो दोस्त, है ना। तो संविधान नियमों और कानून का वह समुच्चय है जिसके द्वारा कोई राज्य शासित होता है। यानी दोस्त इसका मतलब यह है कि संविधान यानी द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज बाई विच अ स्टेट इज गवर्नड। यहाँ दोस्तों हम सभी स्टेट जो हैं वो किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्नड होते हैं। यहाँ दोस्तों क्या होते हैं, रूलिंग किए जाते हैं यहाँ पे, है ना, गवर्नड शासन किए जाते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्त, एंड यहाँ पे लाइन है अम्बेडकर जी की। भाई यहाँ पे एक पॉइंट यार, प्रारूप समिति के या ड्राफ्ट कमेटी के भाई चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन थे, अम्बेडकर जी थे। इन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हमारे संविधान में यदि कोई नवीन या नई बात हो सकती है तो यही हो सकती है कि उसके द्वारा जो पुराने संविधान में जो बातें थी, जो गलतियाँ थी, यानी दोस्तों जो अंग्रेज़ों के टाइम बनाई गई थी, उसको दूर कर दिया जाए और देश की नीड के अकॉर्डिंग, आवश्यकताओं के अनुरूप उसको ढाल दिया जाए। यानी कि जो जो अपने देश में जो इस समय जो जरूरत है, जब भारत आज़ाद हुआ था उसके अकॉर्डिंग भारतीय संविधान को बनाया जाए, ना कि जो पहले चला रहे थे उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से इन्होंने ये बताया, और इन्होंने दोस्तों यही बताया कि उधार लेने में किसी तरह की कोई साहित्यिक चोरी नहीं है दोस्त। अगर हम अमेरिका से या आयरलैंड से या रसिया से कहीं से कुछ लेते हैं प्रिंसिपल, तो वो कहीं ना कहीं हम उसको लेके हम इंडिया के अकॉर्डिंग बनाते हैं, देन उसको हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करते हैं। तो शासन और विधान के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में किसी का कोई अधिकार नहीं होता दोस्त। ऐसा नहीं है कि मैंने फंडामेंटल राइट्स मैंने इसका आविष्कार किया, इन्वेंट किया, तो ये नहीं दोस्त, कोई और कॉन्स्टिट्यूशन इसको अपने में शामिल नहीं कर सकता। दोस्तों मैं बात बताऊँ फंडामेंटल राइट्स की, तो अमेरिका से हमने अडोप्ट किया है ये, है ना दोस्तों। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, ये हमने कहाँ से, रसिया से अडोप्ट किया है ये। तो जहाँ से भी अच्छी बातें मिली हमने उसको अडोप्ट कर लिया, ये बात है। तो ऐसा कहा जाता है भारतीय संविधान बोरोड का संविधान है, उधार लिया संविधान है ये। बट दोस्त मैं इसको बताता हूँ, हमें अच्छी बातें जहाँ से भी मिले वहाँ से अपनानी चाहिए, ठीक है दोस्त, ये बातें आपको बताना है। ये दोस्तों हमें पूरा लाइन कह दिया गया, ठीक है। चलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों क्या क्या फीचर्स है मेन हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पहले यहाँ पे ये कि भारतीय संविधान का स्वरूप किसी विदेशी संविधान का अनुकरण मात्र ना होकर अपने आप में एक अनुपम और नवीन प्रयोग है। दोस्तों लाइन का मतलब ये है कि भारतीय संविधान जो इंडियन दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो नेचर है वो टोटली दोस्तों फॉरेनर नहीं है। हमने उसको, मैंने आपको बताया दोस्त, हमने वहाँ से लिया, देन इंडिया पे दोस्तों एक्सपेरिमेंट किया, क्या ये अपने आप में दोस्तों ये सक्सेस है या नहीं है, देन उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया, हमें जो अच्छा लगा, है ना दोस्तों, ये बात है। चलिए बात करते हैं हम एक एक पॉइंट्स की, क्योंकि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें समझना है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्त कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन पॉपुलर सोवरेनिटी। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो पूरा संविधान है वो सोवरेनिटी के आधार पर बना हुआ है, यानी कि भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है। यानी दोस्त कहने का मतलब ये है कि देखो इसको बनाया किसने था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था, है ना। और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे वो कौन थे, ज़्यादातर वही मेंबर थे, अम्बेडकर जी, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद। तो ये जितने भी टोटल मेंबर थे यार, अब्दुल कलाम हो गए आपके, मीरा भाई, तो ये सारे मेंबर वही तो थे जिनको लोग मानते थे, ये फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं हमारे। तो यही कहा जाता है यार कि पॉपुलर सोवरेनिटी थी, है ना, जिसके कारण अगर दोस्तों बेशक हमने डायरेक्टली इलेक्शन नहीं किया संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, बट इनडायरेक्टली इन्हीं लोगों को चुना गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना सके। अगर दोस्तों इलेक्शन होता, जनता करती भी, तो शायद जाहिर से बात दोस्तों और कोई नेता था भी नहीं भाई, इनके सिवा इनको ही चुनते, है ना, जो फ्रीडम फाइटर रह चुके थे हमारे, ये बात है हमारा।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने 1949 को 26 नवंबर को मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बना भी लिया, देन इसको अडॉप्ट भी कर लिया एंड 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, कंस्टिट्यूट रिटन एंड मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। देखो मैंने आपको बताया पहले यार कि पहली बात तो हमारा संविधान लिखित है, रिटन है, एंड ये मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान है ये। ऐसा क्यों है, देखो यार इसके अंदर हमारे पास देखो इंडिया में फेडरलिज्म है। इस फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पावर्स को बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या दोस्तों प्रिंसिपल है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड दोस्तों लोकल गवर्नमेंट एंड दोस्तों क्या हो केंद्रीय सरकार, सभी जो जितने भी भारत में स्टेट हैं सभी राज्यों के पास सरकार जो है दोस्तों उनके पास शक्ति पावर्स तो है ना भाई, एंड दोस्त लोकल पंचायत वगैरह सरपंच वगैरह ये हो गए। तो सभी की शक्तियों को दोस्तों सभी की पावर्स को संविधान के अंदर अलग अलग पार्ट्स में लिख कर बताया गया है ताकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूट आगे चल के ना हो। इसी कारण से दोस्तों भारत का संविधान लंबा संविधान है दोस्तों समझ में, भारत का स्ट्रक्चर फेडरलिज्म वाला है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या कह रहा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। पहले दोस्तों बता दिया कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हम टोटल इंडिपेंडेंट हैं, लोकतंत्र भाई देश के अंदर, डेमोक्रेसी है, भारत दोस्तों गणराज्य है। दोस्तों मैंने पहले बता दिया गणराज्य किसको कहते हैं, सर्वोच्च जो पोस्ट है वो किसके द्वारा दोस्तों, जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्टली चुना जाता हो। तो दोस्तों भारत का जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली चुना जाता है, हमारे चुने हुए जो मेंबर है वही चुनते हैं। कौन से, एंड दोस्तों विधानसभा के, लोकसभा और राज्यसभा के, यानी दोस्तों लोकसभा एंड राज्यसभा एंड स्टेट जो लेजिस्लेचर है उसके मेंबर चुनते हैं। इसी को भाई इंग्लिश में क्या कहते हैं, टोटल डोमिनेशन, कम्युनल, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये यहाँ पे लाइन आपकी हो जाती है। पॉइंट दोस्तों यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, डेमोक्रेटिक स्टेट है, इंडिया इज रिपब्लिक है ना। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सोशलिस्ट स्टेट। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि भारतीय संविधान अपने आपको सोशलिस्ट स्टेट कहता है अपने आप में। बेशक दोस्तों हमने मार्क्सिज्म नहीं अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी है, लेकिन दोस्तों हम सोशलिस्ट स्टेट होते हुए जिसमें हम गरीबों की, तो जो पुअर लोग हैं उनमें इक्वलिटी की बात करते हैं, उनकी डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है दोस्त, और ये जो सोशल या दोस्तों ये जो समाजवादी वर्ड है यार, ये पहले भारतीय संविधान में नहीं था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था ये दोस्तों। इंदिरा गांधी ने 1946 में जब आपातकाल लगाया था तो 1946 में दोस्त इस वर्ड को जोड़ा गया था सोशलिस्ट, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है दोस्तों ये भी इसी समय जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है दोस्त, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में दोस्त समाजवादी वर्ड जो प्रियम्बल है उसके अंदर सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया गया था। ठीक है, सोशलिस्ट स्टेट वर्ड जिसमें हम इक्वलिटी की बात करते हैं, सभी में इक्वलिटी इस्टेब्लिशमेंट हो सके। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है, देखो धर्मनिरपेक्ष हम सुना है, सेकुलर स्टेट, किसी का कोई दोस्त विशेष कोई या स्पेशल धर्म नहीं होगा, रिलीजन नहीं होगा, बल्कि सभी धर्म इक्वल होंगे। लेकिन दोस्त हमने धर्मनिरपेक्ष वर्ड को, सेकुलर वर्ड को हटाकर हमने वहाँ पे लिख दिया पंथ निरपेक्ष। बट दोस्तों याद रहे धर्मनिरपेक्ष को और पंथ निरपेक्ष का मतलब सेम ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो यार भारत में धर्म तो है बहुत सारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, है ना। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते, वो पंथ को मानते हैं, जैसे कबीर पंथ है ना। दोस्त ऐसे पंथ को मानने वाले लोगों के लिए हमने पंथ डाल दिया, अब सभी लोग इक्वल होगा, चाहे पंथ को मानो चाहे धर्म को मानो, ये बात यहाँ पे आ गया है ना दोस्त, ये सेकुलर स्टेट। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम नेक्स्ट की कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई भी संविधान में चेंज करने में कितनी परेशानियाँ आती है, उसी के बेस पे हम बताते हैं कोई संविधान कितना दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड है और दोस्तों कितनी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, तो दोस्त भारतीय संविधान जो है मिक्सअप है, कुछ करने में दोस्तों कठोर भी है, जैसे प्रधानमंत्री की दोस्तों शक्तियाँ बढ़ानी हो, लोकतंत्र हटा दो, मतलब कुछ ऐसे बड़े बड़े काम हो गए। तो ऐसे जैसे कि जीएसटी लागू किया हमने, तो वो कठोरता में आ गया कि पूरे स्टेट, क्योंकि दोस्त कोई भी संविधान में चेंज करना हो तो 3 चीज़ चाहिए होता है हमारे। चलो एग्जांपल देता हूँ आपको, पहले नॉर्मल या दोस्तों सामान्य बहुमत के द्वारा, है ना, जनरल मेजोरिटी के द्वारा। जनरल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें टोटल मेंबर में से आधे मेंबर प्लस एक मेंबर बोलते, मान लो 100 मेंबर है, 100 में से दोस्तों अगर 51 मेंबर ने भी बोल दिया तो दोस्त वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। टोटल 51 ने भी बोल दिया तो उसको क्या बोलते हैं, जनरल मेजोरिटी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट आता है आपका विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब होता है टोटल का आधा, उससे मतलब थोड़ा दोस्तों कहते नहीं है, जैसे मान लो 100 है, 100 में से दोस्तों 75 बोलेंगे, इसको बोलते हैं विशेष बहुमत। तो दोस्त भारत के जो संविधान है उसमें, या दोस्तों भारत के जो संसद है ना, पार्लियामेंट, उसमें टोटल 543 मेंबर है। तो दोस्त इसके अगर मैं बताऊँ आपको 1/3 मेंबर टोटल, तो दोस्त कितने हो गए आपके, लगभग 370 के आसपास मान लो, है ना, 375 के आसपास मान लो। तो ये होता है कि आधे से ज़्यादा मेंबर आ जाते हैं अब,
विशेष बहुमत के अंदर, ये थोड़ा भाई दिक्कत आता है। एंड जो थर्ड जो मैटर होता है ये थोड़ा और ज़्यादा है। इसमें दोस्तों हमें ये तो चाहिए 1/3 मेंबर तो चाहिए, ये इसका 1/3 4 5 3 का 1/3 मेंबर, दो दोस्तों नॉमिनेट करता है प्रेजेंट, तो टोटल 5 मेंबर हो जाते हैं इसके अंदर, किसमें पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर, ठीक है। एंड दोस्तों राज्यसभा के अंदर टोटल मेंबर कितने हैं 2 4 5 राज्यसभा के अंदर। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि जो थर्ड वाला जो भाई है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों? क्योंकि इसमें ये इतने मेंबर भी चाहिए, इसके 1/3 मेंबर, 1/3 सदस्य चाहिए, 375 मेंबर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस जो टोटल स्टेट है, टोटल स्टेट में से दोस्तों जो आधे स्टेट है, मान लो कि 30 स्टेट है एग्जाम्पल, तो दोस्तों 16 राज्यों की या 15 राज्यों की अनुमति चाहिए आए दोस्तों में। तो बाद में से 29 स्टेट्स हैं, तो लगभग 16-17 राज्य स्टेट सहमति देंगे कोई कानून पे तो ही लागू होगा वो। जैसे कि GST है दोस्त, बहुत समय से बिल अटका हुआ था ये, तो इसके बिल को दोस्त से सभी स्टेट के पास भेजा गया, सब ने भी अपनी एग्री दे दिया, मेजोरिटी से पास हो गया, ये होता है दोस्त, ठीक है। अगर दोस्त ये पास नहीं होता तो कहते भाई भारत में कॉम्प्लिकेटेड है। एंड संसदात्मक शासन, इसका मतलब क्या होता है? संसदात्मक शासन का मतलब पार्लियामेंट्री रूल दोस्त, इसका मतलब ये होता है कि भारत के अंदर जो मेन जो पावर होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर के पास, और प्रेसिडेंट वही काम करेगा जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा। दोस्तों भारत के संविधान का आर्टिकल 74 भी यही कहता है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के सजेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। और दोस्तों बेसिकली प्रेसिडेंट का काम वही होता है सिंपल, जो प्राइम मिनिस्टर कर रहा है उस पर मोहर लगाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। बट दोस्तों प्रेसिडेंट अगर चाहे तो अपनी वीटो पावर लगा सकता है, पॉकेट वीटो लगा सकता है, बहुत सारे उसके पास पावर्स भी होती है। जब हम आगे पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की पावर तो मैं आपको उसमें बताऊँगा, ठीक है। एंड दोस्तों एकात्मक लक्षण सहित संघात्मक शासन, फेडरल रूल है भारत के अंदर विद यूनिटरी फीचर्स। इसका मतलब क्या होता है? जहाँ पे सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो पावरफुल हो, एंड संघात्मक का मतलब होता है कि शक्तियों का बंटवारा हो, सेंट्रल में, स्टेट में, लोकल में। तो दोस्त भारत का जो सब इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों ही बात को फॉलो करता है। कैसे दोस्त? पता होगा भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा ही पावरफुल है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाने के लिए तो हमने यहाँ पे सेंट्रलिज्म को ज़्यादा फॉलो किया है, एंड हमने फेडरलिज्म को अपनाया है, लेकिन शक्तियाँ दोस्तों जो ज़्यादा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, ठीक है। तो ये हमारे इंडियन को जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके मेन फीचर्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। एंड दोस्तों संसदीय संप्रभुता, यानी दोस्तों जो पार्लियामेंट है और जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि जुडिशरी, इसके बीच में दोस्तों हमने कोऑर्डिनेशन बना रखा है ताकि कोई झगड़ा ना हो। क्योंकि दोस्त ये भी है ना यार, क्योंकि एक पावर होती है जुडिशरी रिव्यू, जब कोई पार्लियामेंट कोई कानून पास करे तो दोस्त न्यायिक सक्रियता बोलते हैं उसको, जुडिशरी रिव्यू कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ये चेक करती है कि जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया है क्या वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। अगर वो नहीं होगा तो दोस्त जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक सक्रियता हिंदी में इसको कहते हैं, इसके तहत वो कानून को ख़त्म कर देती है सुप्रीम कोर्ट, है ना, जुडिशरी। एंड दोस्तों मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य है ना, तो मौलिक फंडामेंटल राइट्स हमारे हो गए, समान इक्वलिटी, फ्रीडम, रिलीजन का, कल्चर का, है ना, ये सारे हमारे छोटे छः तो अधिकार है यार, आगे चैप्टर से पढ़ेंगे। बट हमें ये बताना है कि इसके साथ हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मिली है। मौलिक अधिकार जो हमें अधिकार देता है ना, जो हमारी हेल्प करता है, यानी कि दोस्त हम फंडामेंटल राइट से अपने आप को इंडिविजुअली डेवलप कर सकते हैं। एंड दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसको हम फॉलो करेंगे, जैसे हमें नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना, वुमेन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, एनवायरनमेंट का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सारे हमारे दोस्तों कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह हैं। एंड दोस्तों ये सारी यहाँ पे बात भाई आपकी खत्म होती है। तो दोस्तों ये सारे जो फीचर्स मैंने आपको बताया 10 फीचर टोटल, अच्छे से समझना। कोई डाउट हो जाए नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी दोस्तों इस नोट्स की लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कैसे लगी आपकी वीडियो भाई नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार, बड़ा मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ लेके आ सकूँ। और दोस्तों अपने दोस्तों पर शेयर करना, और प्लीज़ चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूले। चलिए दोस्त कैसे लगी आपको ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता के एक बार जरूर बताना। चाहते हो आपके मुझसे पर्सनली एक बार पढ़ना ऑनलाइन क्लासेस के दौरान दोस्तों, कहीं भी आपको जाना नहीं है। अब हमारी इस मुहिम से दोस्तों हर एक एनयूएस का बच्चा पास होगा, 100% अच्छे मार्क्स से पास होने का भी एक ही जुगाड़ है, ज्वाइन करो ऑनलाइन क्लास। दोस्त बच्चा डरता इसलिए क्योंकि उसको कुछ आता नहीं है। अगर मैं आपके माइंड में सब कुछ बिठा दूंगा तो बंदा कहाँ से दोस्त डरेगा। हम फियर को दूर करेंगे और फियरलेस बनाएंगे अपने आप को। दोस्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूंगा ऑनलाइन क्लासेस के, जाके ज्वाइन करें। वीडियो ये वाली अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, सभी दोस्तों पे शेयर करें, लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं जल्द से जल्द लेके आऊँ। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।